अस्सलामुअलैकुम। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc बज़बान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ताहिर बोल रहा हूँ इमरान साहब। मतलब है पाक साफ तहारत भरी ज़ुबान से बोल रहे हो, इसलिए तो मुझे रिसीवर में से भी खुशबू आने लग गई है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आपकी कुव्वत शामा का कमाल है इमरान साहब, कि इधर आपने बात सोची उधर आपको खुशबू भी आने लग गई। बहरहाल नौटरान की कॉल आई है। उसने बताया कि उसने काफरिस्तान में ब्लैक मास्क का सेटअप ट्रेस करके वहां के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को तफसीली रिपोर्ट फैक्स करा दी और इसके नतीजे में सारा सेटअप खत्म कर दिया गया। ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है कि वहां का रास्ता भी बंद हो गया। वेरी गुड। लेकिन इमरान साहब, ये ब्लैक मास्क इतने बड़े ऑर्डर की सप्लाई तो नहीं रोक सकती, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इसके मरकज़ पर हाथ डालना चाहिए। ब्लैक जीरो ने कहा, लेकिन फिर तो बाकायदा सीक्रेट सर्विस का मिशन बन जाएगा, ऐसा मिशन जिससे बराह रास्त पाक एशिया को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हुकूमत बहादुरिस्तान ने हमें सरकारी तौर पर दरख्वास्त भी नहीं की। बहादुरिस्तान इस्लामी मुल्क है और हमारा अच्छा हमसाया भी। क्या ये ज़रूरी है कि वो हमें बाकायदा दरख्वास्त करे, जबकि यह खसूसी असला अगर बहादुरिस्तान हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप के हाथ लग गया और उन्होंने उसकी मदद से बहादुरिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया, तो फिर नतीजा ये होगा कि बहादुरिस्तान काफरिस्तान के साथ अटैच हो जाएगा। उस वक्त भी पाक एशिया को शदीद नुकसान पहुंचेगा। आप खुद ही तो इसी पॉइंट पर सर सुल्तान से बात कर रहे थे, ब्लैक जीरो ने कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि उस ब्लैक मास्क के खिलाफ बाकायदा काम किया जाए? जी हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ज़रूरी है। लेकिन अब जबकि हुकूमत काफरिस्तान में भी उनका सेटअप ख़त्म हो चुका है और पाक एशिया में भी, तो फिर ये सप्लाई वो कैसे करेंगे? इमरान ने कहा। इमरान साहब, वो किसी और मुजरिम तंजीम के सेटअप को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वाकई ये पॉइंट काबिल तवज्जो है। हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है। हमें हर सूरत में यह सप्लाई रोकनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाक एशिया का कौमी और मजमूई मुफाद पोशीदा है। ब्लैक जीरो ने कहा, तुम ऐसा करो कि क्रीमिया चले जाओ और वहाँ से सिर्फ ये मालूम करो कि वो लोग ये सप्लाई किस जरिए से करा रहे हैं। इमरान ने कहा, आपकी दिलचस्पी सिर्फ सप्लाई तक ही है, आप उस तंजीम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते? ब्लैक जीरो के लहजे में हैरत थी। ब्लैक जीरो, ऐसी तंजीमें पूरी दुनिया में हशरातुल अर्ज़ की तरह फैली हुई हैं। हम किस किस के पीछे भागते फिरेंगे? ये तंजीमें मजमून आम असलही सप्लाई करती रहती हैं, अलबत्ता खसूसी सप्लाई शाज़ो नादिर होती है, इसलिए मुझे ऐसी तंजीमों से कोई दिलचस्पी नहीं। अलबत्ता कंप्यूटराइज्ड बारूदी सुरंगें वाकई इंतहाई हसास और अहम मसला है। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं, ऐसी बारूदी सुरंगें सिर्फ क्रीमियन फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल हैं या फिर बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के पास हैं। हत्ता कि काफरिस्तान में भी इसकी मौजूदगी की इतला नहीं मिली। इसलिए मुझे इस सप्लाई में दिलचस्पी है। मैं ये सप्लाई ना सिर्फ रोकना चाहता हूँ, बल्कि इसे पाक एशिया के लिए हासिल करना चाहता हूँ। ये हमारे दिफा के लिए इंतहाई कीमती असला साबित होगा। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा, आपकी बात दुरुस्त है। आप वाकई गैर जज्बाती अंदाज में सोचते हैं। ठीक है, मैं मालूम कर लूँगा, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ओके, तुम अपनी रवानगी के इंतजामात करके मुझे इतला दे देना। मैं फिर दानिश मंजिल में ही डेरा लगा लूँगा कि शायद कोई बची खुची दानिश किसी कोने में पड़ी हुई मेरे नसीब में भी आ जाए। इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा और इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। टाइगर की आंखें खुली तो उसे अपने जिस्म में दर्द की तेज़ लहर दौड़ती हुई महसूस हुई और इसके साथ ही उसका शऊर एक झटके से पूरी तरह बेदार हो गया। दूसरे लम्हे उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए, क्योंकि वो इस वक्त एक बड़े कमरे में दीवार के साथ फौलादी जंजीर के साथ बंधा हुआ था। लेकिन उसे इस अंदाज में बांधा गया था कि उसकी दोनों कलाइयों में फौलादी कड़े थे, जिनके साथ फौलादी जंजीरें मुंसलिक थीं। ये दोनों जंजीरें उसके सर के ऊपर दीवार में नस्ब फौलादी कड़ों से मुंसलिक थीं। इस तरह उसके दोनों बाजू कदरे ऊपर को उठे हुए थे, जबकि उसके दोनों पैरों को भी इसी अंदाज में दीवार से नस्ब फौलादी कड़ों में जकड़ा गया था। टाइगर ने गर्दन मोड़कर देखा तो दाईं तरफ जमाना भी इसी अंदाज में फौलादी जंजीरों में जकड़ा हुआ मौजूद था। एक आदमी उसके बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था, जबकि कमरे में सामने 2-3 कुर्सियां मौजूद थीं। उस इंजेक्शन लगाने वाले के अलावा और कोई आदमी वहां मौजूद ना था। उसी लम्हे वो आदमी मुड़ा तो टाइगर उसे देखते ही समझ गया कि आम सा गुंडा है। हम किसकी कैद में उस्ताद? टाइगर ने उसे मुखातिब होकर कहा। उसने जानबूझकर लफ्ज़ उस्ताद बोला था, क्योंकि उसे मालूम था कि आम सतह के गुंडे उस्ताद कहने से बेहद खुश होते हैं। तुमने भोला के क्लब में दाखिल होकर न सिर्फ भोला को हलाक कर दिया, बल्कि उस्ताद शरफू के छोटे भाई करामत को भी हलाक किया है। इसलिए उस्ताद शरफू ने तुम्हें यहाँ मंगवाया है ताकि तुमसे अपने भाई का भरपूर इंतकाम ले सके। मेरा मशवरा है कि तुम जो दुआएं मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि अब मौत के सिवा तुम्हारा और कोई अंजाम नहीं हो सकता। उस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या हम गोलीमार होटल के नीचे कमरे में हैं? टाइगर ने उसकी तकरीर नज़रअंदाज करते हुए कहा। नहीं, ये धोबी घाट वाला अड्डा है। उस आदमी ने जवाब दिया और फिर तेजी से मुड़कर दरवाजे से बाहर चला गया। उसी लम्हे जवाना ने कराहते हुए आंखें खोल दी, जबकि टाइगर ने अपनी कलाइयों में मौजूद कड़ों को उंगलियां मोड़कर टटोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे इन गुंडों के बारे में मालूम था कि ये लोग इंतहाई मुश्तिल मजाज होते हैं। और फिर जबकि उस शरफू का भाई हलाक हो गया,
तो हो सकता है कि वो अंदर दाखिल होते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दे। और फिर चंद लम्हों में ही उसने कड़ों में मौजूद बटन प्रेस कर लिए। ये हम कहाँ हैं टाइगर? उसी लम्हे जवाना की आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर ने उसे तफसील बता दी। और फिर इससे पहले कि जवाना कोई जवाब देता, कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक देव कामत और वर्जिशी जिस्म का मालिक अंदर दाखिल हुआ। वो सर से गंजा था और उसके एक कान में छोटी सी बाली थी। उसने जीन्स की पैंट और गहरे जर्द रंग की फूलदार हाफ आस्तीन की शर्ट पहन रखी थी। उसके चेहरे पर जख्मों के बेशुमार मुंदमिल निशानात थे और उसकी छोटी छोटी आंखों में तेज चमक। उसकी ठोड़ी हथौड़े जैसी और आगे की तरफ बढ़ी हुई थी। वो अपने चेहरे और अंदाज से ही कोई बड़ा बदमाश दिखाई दे रहा था। उसके पीछे वही आदमी था जिसने उन्हें इंजेक्शन लगाए थे। इस वक्त उसके हाथ में एक बड़ा सा खारदार कोड़ा था। तो तुम हो वो बदबख्त जिन्होंने मेरे भाई करामत को हलाक किया है? गंजे ने अंदर दाखिल होते ही धारते हुए लहजे में कहा। तुम्हारा नाम शरफू है? टाइगर ने मुतमईन से लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम शरफू है, और इसे अच्छी तरह याद कर लो ताकि कब्र में भी तुम्हें यह नाम याद रह जाए और तुम खौफ से कांपते रहो। शरफू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा था। हम तो तुम्हें खुद तलाश करते फिर रहे थे। ये अच्छा हुआ कि तुमने हमें खुद ही यहाँ बुलवा लिया, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे मालूम है कि तुम मुझे तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन तुमने ना सिर्फ मेरे आदमियों को हलाक किया बल्कि मेरे छोटे भाई को भी हलाक कर दिया। इसलिए अब तुम्हारी मौत इबरतनाक होगी, शरफू ने कहा। चलो, जिस कदर जी चाहे इबरत हासिल कर लेना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। बस इतना बता दो कि तुम्हारा बड़ा उस्ताद कालू कहाँ होता है? टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस्ताद कालू के बारे में कोई नहीं जानता, शायद उसका अपना साहिब उसके वजूद से बेखबर रहता होगा, शरफू ने करख्त लहजे में जवाब दिया। इसके साथ ही उसने गर्दन मोड़कर साथ खड़े हुए उस आदमी की तरफ देखा जिसके हाथ में कोड़ा था। चलो शुरू हो जाओ, पहले इस ज्यादा बोलने वाले की बोटियां उड़ा दो, फिर इस काले देव की बारी आएगी, शरफू ने उसे मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, उस आदमी ने कहा और कोड़े को चिटकाता हुआ तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ने लगा। टाइगर, उसी लम्हे जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। फिक्र मत करो जवाना, उसी लम्हे जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। शुरू हो जाओ, खबरदार अगर तुम्हारा हाथ रुका, शरफू ने चीखते हुए कहा। तो उस आदमी ने बिजली किसी तेजी से कोड़े वाला हाथ हवा में उठाया ही था कि टाइगर ने उंगलियों पर दबाव डाला और कटाक कटाक की आवाज़ों के साथ ही उसकी कलाइयों में मौजूद दोनों कड़े खुलकर दीवारों के साथ जा टकराए। इसके साथ ही टाइगर बिजली किसी तेजी से अपने कदमों पर झुक गया। उसका इस अंदाज में झुकना इस कोड़े की ज़रब से बचा गया क्योंकि कोड़ा शराब की आवाज़ के साथ दीवार से जा टकराया था। ये इसने किस तरह हाथ खोलिए, शरफू ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे टाइगर का जिस्म हवा में उड़ते हुए परिंदे की तरह उस आदमी की तरफ बढ़ा जो दूसरी बार कोड़ा मारने के लिए हाथ उठा रहा था। फिर उसके मुंह से चीख निकली और वो घूमता हुआ कुर्सी से उठकर खड़े हुए शरफू पर जा गिरा। टाइगर ने उसे इस अंदाज में घुमाकर फेंका था कि उसका जिस्म घूमता हुआ शरफू से जा टकराया और कोड़ा उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और दोनों चीखते हुए एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरे ही थे कि उसी लम्हे हल्के से धमाके की आवाज़ के साथ ही जवाना के दोनों बाजू आज़ाद हो गए। उसने दीवार में नसब दोनों फौलादी कड़े ही झटके से बाहर निकाल लिए थे। जंजीरें और कड़े उसके बाजू में ही लटक रहे थे, जबकि टाइगर का जिस्म जिस तेजी से आगे की जानिब बढ़ा था उसी तेजी से वापस सिमटा। चंद लम्हों में उसने अपने पैरों में मौजूद कड़ों के बटन खोलिए। उधर जवाना ने भी यही काम किया और वह भी बिजली किसी तेजी से अपने पैरों पर झुका था। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि जब तक शरफू और उसका आदमी जो एक दूसरे से टकराकर कुर्सी समेत नीचे गिरे थे उठकर खड़े होते, टाइगर और जवाना दोनों कड़ों की गिरफ्त से आज़ाद हो चुके थे। टाइगर ने पैर आज़ाद होते ही लंबी छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो उस आदमी के हाथ से निकलकर गिरने वाला खारदार कोड़ा झपटकर सीधा खड़ा हो गया, जबकि जवाना ने इस दौरान अपने बाजुओं से मुंसलिक कड़े हटा दिए थे और अब वो चारों एक दूसरे के सामने खड़े थे। तुमने ये सब कैसे कर लिया, शरफू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। और टाइगर ये देखकर मुस्कुरा दिया कि शरफू के चेहरे पर खौफ के तासुरात मौजूद न थे। इसका मतलब था कि वो खासे मजबूत हिसाब का मालिक है। उसी लम्हे टाइगर ने देखा कि वो आदमी जिसके हाथ में कोड़ा था उसका एक हाथ तेजी से उसकी जैकेट की जेब की तरफ बढ़ रहा था। टाइगर समझ गया कि वो जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहता है क्योंकि उसकी जेब का मखसूस उभार बता रहा था कि उसमें रिवॉल्वर मौजूद है, जबकि शरफू ने चूंकि शर्ट पहन रखी थी इसलिए उसके पास असलाना था। अपना हाथ जेब से दूर रखो मिस्टर, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही शराब की आवाज़ के साथ कोड़ा बिजली की सी तेजी से घूमता हुआ उस आदमी के बाजू पर पड़ा और वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा। इसे ख़त्म कर दो टाइगर, यहाँ काम सिर्फ इस शरफू से है, जवाना ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो टाइगर का हाथ एक बार फिर घूमा और इस बार कोड़ा उस आदमी की गर्दन से लिपट कर जब वापस आया तो उस आदमी के हलक से खुरखुराहट की आवाज़ निकली और उसके जिस्म ने इस अंदाज में तड़पना शुरू कर दिया जैसे ज़िबा होती हुई बकरी के मुंह से खुरखुराहट की आवाज़ें निकलती हैं, जबकि शरफू होंठ भींचे खामोश खड़ा हुआ था। तुम दोनों मेरी तवक्को से ज़्यादा होशियार हो, बहरहाल तुम यहाँ से जिंदा बचकर ना जा सकोगे, शरफू ने करख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि उस कालू का पता बता दो, जवाना ने उसकी तरफ बढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा। लेकिन उसी लम्हे शरफू ने उसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय अचानक इंतहाई माहिराना अंदाज में जवाना पर फ्लाइंग किक लगा दी।
लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ हवा में उछला और अकबी दीवार से एक धमाके से टकराकर नीचे फर्श पर जा गिरा। जवाना ने उसके जिस्म का मखसूस अंदाज में थपकी देखकर हवा में उछाल दिया था। नीचे गिरकर शरफू वाकई इस तरह उठकर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हुए हों, जबकि जवाना उसे अकब में उछालकर तेजी से उसकी तरफ मुड़ गया। और टाइगर इस दौरान दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर जा चुका था। अब कमरे में जवाना और शरफू ये आमने सामने खड़े थे। हाँ, अब आखिरी बार कह रहा हूँ कि कालू के मुतालिक बता दो, वरना, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, शरफू ने कहा और इसके साथ ही उसने गोता मारा। फिर वो वाकई बिजली किसी तेजी से साइड में होकर जवाना की अकबी तरफ पहुंच गया। जवाना उछलकर मुड़ने ही लगा था कि शरफू का बाजू पूरी कुव्वत से जवाना की पसलियों पर पड़ा और जवाना बेख्तियार लड़खड़ाता हुआ 2 कदम साइड पर हटने पर मजबूर हो गया। फिर जैसे ही जवाना 2 कदम साइड पर हटा, शरफू ने अचानक किसी घुसीले मेंढे की तरह पूरी कुव्वत से जवाना के सीने पर सर की भरपूर टक्कर मार दी। एक धमाका हुआ और जवाना उछलकर 2 कदम पीछे हटा, लेकिन वह गिरने से बच गया था। लेकिन पीछे हटते हुए जवाना के दोनों बाजू बिजली की सी तेजी से शरफू की पुश्त पर पड़े और शरफू इस बार चीखता हुआ मुंह के बल एक धमाके से नीचे गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही वो एक बार फिर किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर न सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि जवाना के मुमकिन हमले से बचने के लिए तेजी से पीछे हटता चला गया। बस अब मोहलत खत्म, तुमने बहुत उछल कूद कर ली, जवाना ने होंठ चबाते हुए कहा। और फिर जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह जवाना ने भारी भरकम वजूद के बावजूद आगे की तरफ छलांग लगाई। शरफू ने उसके इस हमले से बचने के लिए तेजी से दाएं तरफ गोता मारा, लेकिन दूसरे लम्हे वो हवा में कलाबाजी खाकर एक जोरदार धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा। उसका जिस्म नीचे गिरकर तेजी से सिमट रहा था। जवाना अब इत्मीनान से आगे बढ़ा। उसने झुककर एक हाथ उसके कांधे पर रखा और दूसरा उसके सर पर रखकर उसने दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में घुमाया और इसके साथ ही शरफू के मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है। उसका इंतहाई तेजी से बिगड़ता हुआ चेहरा नॉर्मल होता चला गया, लेकिन अब उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत हो चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, वो बेहोश हो चुका था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जवाना तेजी से मुड़ा, लेकिन कमरे में टाइगर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में अब मशीन पिस्टल था, जबकि दूसरे हाथ में वही खारदार कोड़ा। यहाँ 2 आदमी और मौजूद थे जिन्हें मैंने हलाक कर दिया है। क्या ये मर चुका है? टाइगर ने चौंक कर कहा। नहीं, मैंने इसे सिर्फ बेहोश किया है, क्योंकि इससे बहरहाल कालू का पता मालूम करना है। तो इसने कुछ नहीं बताया? नहीं, खासा सख्त जान आदमी है, इसलिए अगर मैं इसे बेहोश ना करता तो ये कुछ बताए बगैर ही ख़त्म हो जाता। इसे जंजीरों में बांध देते हैं, फिर इत्मीनान से पूछगिछ कर लेंगे। ये कोड़ा मुझे दो और तुम बाहर का ख्याल रखो, जवाना ने पीछे हटते हुए कहा। तुमने इस पर कोड़े बरसाए तो दूसरे कोड़े पर इसकी रूह परवास कर जाएगी, इसलिए काम मुझे करने दो और बाहर की फिक्र मत करो, मैंने चेकिंग कर लिया है। यह आबादी से हटकर मकान है, टाइगर ने कहा। ओके, फिर तुम पूछगिछ कर लो, जवाना ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। टाइगर ने मशीन पिस्टल जेब में रखा और कोड़े को फर्श पर डालकर वो शरफू की तरफ पड़ गया। उसने दोनों हाथ उठाकर शरफू के मुंह और नाक पर रख दिए। चंद लम्हों बाद शरफू के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो टाइगर ने हाथ हटाए और पीछे हटकर उसने फर्श पर पड़ा हुआ कोड़ा उठा लिया, जबकि जवाना इत्मीनान भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद शरफू कराहता हुआ होश में आ गया और उसने होश में आते ही वहशियाना अंदाज में अपने आप को जंजीरों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हों बाद उसकी कोशिश खत्म हो गई और वह होंठ भींचे खामोश खड़ा हुआ था। तुमने अपनी कोशिश कर ली शरफू, इस मकान में तुम्हारे बाहर मौजूद दोनों आदमी हलाक हो चुके हैं। अब तुम्हारी चीखें दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए अभी तुम्हारे पास मौका है कि तुम उस्ताद कालू के बारे में तफसील बता दो, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। और सुनो, तुम अब जिंदा नहीं बच सकोगे, क्योंकि उस्ताद कालू को मालूम है कि तुम्हें यहाँ लाया गया है, शरफू ने कहा। कैसे? टाइगर ने चौंक कर पूछा। उसका फ़ोन आया था, उसे मेरे छोटे भाई करामत की मौत की इतला मिल गई थी। मैंने उसे बता दिया कि मेरे आदमी तुम्हें तलाश कर रहे हैं और तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाया जाएगा, शरफू ने जवाब दिया। फिर तुमने कहा होगा कि तुम हमारे बारे में उसे रिपोर्ट दोगे, क्यों? टाइगर ने कहा। हाँ, मैंने उसे बताना है कि तुम दोनों का ताल्लुक किसी पार्टी से है और तुम क्यों टागोरा में इस किस्म के काम कर रहे हो, शरफू ने कहा। ये रिपोर्ट तुम उसे फ़ोन पर दोगे? टाइगर ने कहा। हाँ, शरफू ने जवाब दिया। किस नंबर पर? टाइगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। शरफू एक बार फिर बिगड़ गया। मैं तो सोच रहा था कि ख्वामखा तुम पर कोड़े बरसाने की मुशक्क़त से बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म शायद कोड़े खाने के लिए बेचैन हो रहा है, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही उसका हाथ घुमा और दूसरे लम्हे कमरा शरफू के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। अभी उसकी चीख ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर शराब की आवाज़ सुनाई दी और शरफू के मुंह से पहले से भी ज़्यादा तेज़ चीख निकली। उसकी शर्ट फट गई थी और जिस्म पर सुरख लकीरें नजर आने लग गई थी। बोलो, कहाँ है कालू, बोलो, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही उसका हाथ किसी मशीन की तरह मुसलसल चलने लगा। लेकिन चंद लम्हों बाद उसने अपना हाथ रोक लिया, क्योंकि शरफू की गर्दन ढलक चुकी थी, वो बेहोश हो चुका था। ये वाकई खासा सख्त जान आदमी है, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही उसने कोड़ा वहीं फेंका और आगे बढ़कर उसने शरफू का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद शरफू के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो टाइगर पीछे हटा और उसने एक बार फिर फर्श पर पड़ा हुआ कोड़ा उठा लिया।
तुम्हारा हाथ खासा हल्का है टाइगर, कोड़ा मुझे दो, फिर देखो कि पहले कोड़े के बाद इसकी रूह कैसे बोलती है, जवाना ने कहा। बोलने से पहले ही परवाज कर जाएगी, इसलिए एक काम मुझे करने दो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवाना भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसी लम्हे शरफू कराता हुआ होश में आ गया। पानी, मुझे पानी दो, शरफू ने कराते हुए कहा। पानी नहीं, शराब मिलेगी, लेकिन फ़ोन नंबर पहले बताना पड़ेगा, वरना मेरा हाथ फिर हरकत में आ जाएगा, टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे पानी दो, मैं बता देता हूँ, शरफू ने रुक रुक कर कहा। पहले बताओ, और ये सुन लो कि मैं फ़ोन पर तुम्हारे उससे बात कराकर कन्फर्मेशन कराऊंगा, इसलिए गलत नंबर ना बताना, टाइगर ने कहा तो शरफू की आंखों में तेज चमक उभर आई और टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह इस चमक की वजह समझता था। उसने इसलिए ये बात की थी कि वह शरफू की बात कालू से करा देगा। उसे मालूम था कि शरफू के ख्याल के मुताबिक वो कालू को फ़ौरन इस बारे में इशारा देगा, और शरफू ने इस बार जल्दी से नंबर बता दिया। मैं फ़ोन ले आऊँ, फिर बात होगी, टाइगर ने कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। तुम मुझे पानी पिला दो, शरफू ने कहा। हिम्मत करो, 2-4 कोड़े खाकर तुम्हारी ये हालत हो रही है तो पहले ही बता देना था, जवाना ने मुंह बनाते हुए सर्द लहजे में कहा। पानी दे दो, पानी पानी, शरफू ने डूबते हुए लहजे में कहा, और फिर चंद लम्हों के बाद उसकी गर्दन एक बार फिर ढलक गई, जबकि जवाना वैसे ही कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद टाइगर हाथ में कॉर्डलेस फ़ोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ। अरे ये फिर बेहोश हो गया, टाइगर ने कहा। हाँ, पानी मांग रहा था, लेकिन मैं सांपों को दूध पिलाने का कायल नहीं हूँ, ये अब तक इसीलिए जिंदा नजर आ रहा है कि इससे मालूमात हासिल करनी थी, जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। यहाँ नीचे तो काफ़ी बड़ा तहखाना है, जिसमें असलहा की पेटियां भरी हुई हैं, और इसकी एक साइड पर ऑफिस बना हुआ है, जिसमें फ़ोन भी है और साथ ही कॉर्डलेस फ़ोन भी मौजूद है। इस कालू का पता चलाओ, मुझे सहमकाना उछल कूद से बड़ी बोरियत सी होती है, जवाना ने कहा तो टाइगर ने मुस्कुराते हुए फ़ोन पीस ऑन किया और फिर शरफू के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कौन है? राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। शरफू बोल रहा हूँ, टाइगर ने जानबूझकर ऐसे लहजे में कहा जैसे शरफू इंतहाई ज़ख्मी हालत में बोल रहा हूँ। अलबत्ता उसने अपने तौर पर कोशिश की थी कि शरफू की आवाज़ और लहजे की नकल करे, लेकिन चूंकि उसे मालूम था कि अभी वह इस फ़न में इमरान की तरह माहिर नहीं हो सका, इसलिए उसने ज़ख्मी होने के तासुर में इसे छुपाने की कोशिश की थी। शरफू, क्या हुआ? ये तुम किस तरह बोल रहे हो? मैं उस्ताद कालू बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। मैं ज़ख्मी हूँ, टाइगर ने कहा। किसने तुम्हें ज़ख्मी किया है? कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से पहले की तरह चीखते हुए लहजे में कहा गया। वह दोनों बहुत खतरनाक थे, उन्होंने मुझे ज़ख्मी कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें हलाक कर दिया है, टाइगर ने कहा। उस टाइगर और उस काले अबशी की बात कर रहे हो? क्या वो हलाक हो गए हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, टाइगर ने कहा। ये अच्छा हुआ, तुम कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से कहा गया। धोबी घाट वाले अड्डे से, टाइगर ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं डॉक्टर को लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, कालू ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, टाइगर ने कहा और इसके साथ उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। वेरी गुड, ये अच्छा हुआ कि कालू खुद यहीं आ रहा है, टाइगर ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। ज़ाहिर है उसने तो आना ही था, क्योंकि यह शरफू यकीनन उसका चहेता है। बहरहाल अब इन दोनों को पकड़कर इनसे इस टागोरा के सारे इलाके के बारे में तफसीलात मालूम करके यहाँ जनरल ऑपरेशन करेंगे, जवाना ने उठते हुए कहा और टाइगर ने इस बात में सार हिला दिया। आओ बाहर, हमें पूरी तरह मोहतात रहना होगा, हो सकता है कि उस्ताद कालू अपने साथ 2-4 बदमाश भी लाए, टाइगर ने कहा और इस बार जवाना ने इस बात में सार हिला दिया। फिर बाहर आकर उन दोनों ने नीचे तय खाने से ज़रूरी असला उठाया और फिर ऐसी जगहों पर छुपकर खड़े हो गए कि कालू पर आसानी से हाथ डाला जा सके। अभी उन्हें वहां खड़े निस्फ घंटा हुआ था कि बाहर कारें रुकने की आवाज़ें सुनाई दी, और फिर ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे सारे लोग कारों के दरवाजे खोलकर नीचे उतरे हों, और चंद लम्हों बाद फिजा में साएं साएं की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी, और इसके साथ ही 3 अतराफ से खौफनाक मिसाइल उड़ते हुए इस इमारत से टकराए, और इसके साथ ही इंतहाई खौफनाक धमाके हुए, और टाइगर और जवाना दोनों को यूँ महसूस हुआ जैसे ये मिसाइल उनके सरों पर फटे हों, और इसके साथ ही उनके जहनों में आखिरी एहसास यही उभरा था कि वो आखिरकार इन बदमाशों के हाथों मौत का शिकार हो गए हैं। एक बड़े से कमरे में महागनी की जहाजी साइज के ऑफिस टेबल के पीछे एक लंबे कद लेकिन दुबले पतले जिस्म का अधेड़ उम्र आदमी अकड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मक्कारी और अय्यारी के साथ साथ खबासत भी नुमाया नजर आ रही थी। छोटी छोटी आंखों में सांप की आंखों जैसी तेज चमक थी। उसके सर के बाल काफ़ी बड़े थे और उन्हें पेशानी से सर के पीछे हिस्से की तरफ उल्टाकर जमाया गया था, जिसकी वजह से उसकी तंग पेशानी भी काफ़ी चौड़ी नजर आ रही थी। उसके दाएं गाल पर एक बड़ा सा स्याह रंग का तिल था और बाएं गाल पर नीले रंग का सितारा खुदा हुआ था। यह उस्ताद कालू था, टागोरा का बेताज बादशाह। मेज़ पर कई रंगों के फ़ोन सेट रखे हुए थे और उस्ताद कालू ने बाकायदा गहरे नीले रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था और तेज़ रंग की टाई लगाई हुई थी। कोट की ऊपर वाली जेब में सुर्ख रंग का तयशुदा रुमाल था। अपने अंदाज से वह एक आम बदमाश की बजाय किसी बड़ी तंजीम का सरबराह दिखाई देता था। उसके सामने शराब की बोतल रखी हुई थी और वह थोड़ी थोड़ी देर बाद बोतल उठाकर बड़ा घूंट लेता और फिर बोतल मेज़ पर रख देता। के सामने पड़े हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उस्ताद कालू ने तेज़ लहजे में कहा। टोनी की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, उस्ताद कालू ने कहा।
बॉस, मैं टोनी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मौतबान आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है टोनी? हुक्म की तामील हो चुकी है बॉस। धोबी घाट वाले अड्डे को मिसाइलों से उड़ा दिया गया है। लाशें चेक की हैं? नो बॉस, अंदर मौजूद असला के ज़ख़ीरे की वजह से वहाँ इंतहाई खौफनाक तबाही हुई है, इसलिए लाशों के तो पुर्जे उड़ गए होंगे। ओके ठीक है, अब तुम वापस आ जाओ, उस्ताद कालू ने मुतमईन लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके जिस्म पर चुस्त जीन्स की पैंट और फूलदार शर्ट थी। वो खासी खुशरो लड़की थी। मारिया, तुम आओ बैठो, उस्ताद कालू ने उसे चौंक कर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। डैडी, मुझे अभी मालूम हुआ है कि आपने धोबी घाट वाले अड्डे को मिसाइलों से तबाह कर दिया है। मारिया ने मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वह उस्ताद कालू की इकलौती बेटी थी और उस्ताद कालू ने उसे बाकायदा मार्शल आर्ट, निशानाबाजी और इस किस्म के दूसरे फ़नून के बड़े बड़े माहिरों से तालीम दिलाई थी। इसलिए मारिया अब उस्ताद कालू की नंबर 2 थी और मारिया लड़ाई भड़ाई के फ़न में इस कदर माहिर हो गई थी कि अच्छे अच्छे बदमाश उसका नाम सुनते ही कानों को हाथ लगा लिया करते थे। हाँ, और मुझे अफसोस है मारिया कि शरफू भी इस चक्कर में मारा जा चुका है, उस्ताद कालू ने कहा तो मारिया बेख्तियार उछल पड़ी। शरफू मारा जा चुका है? क्या मतलब? किसने मारा उसे और क्यों? मारिया ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके चेहरे पर अफसोस के साथ साथ गुस्से के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि शरफू और उसके दरमियान खासे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात थे और पूरे गैंग में ये बात मशहूर थी कि मारिया और शरफू की शादी हो जाएगी। और उस्ताद कालू भी शरफू को बेहद पसंद करता था। 2 आदमी हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, उनमें से एक का नाम टाइगर है। वह दारुल हुकूमत का ज़ेर ज़मीन दुनिया का आदमी है और बड़े बड़े कामों में हाथ डालने का आदी। दूसरा एक हबशी है, उसका नाम जवाना है और वह एक तंजीम स्नेक किलर्स का चीफ है। उसने कुछ अरसा कबल दारुल हुकूमत के एक होटल में इंतहाई बेदर्दी से कत्लेआम कर दिया था। बहरहाल वो टागोरा में हमारे सेटअप के खिलाफ काम कर रहे थे कि अचानक मुझे इतला मिली कि उन दोनों ने एक मुकामी बदमाश भोला के क्लब में दाखिल होकर वहाँ भोला को हलाक कर दिया है। वहाँ शरफू का छोटा भाई करामत भी हलाक हो गया। मैंने शरफू से बात की तो शरफू ने मुझे बताया कि उसे करामत की हलाकत की इतला मिल चुकी है। उसके आदमी उन दोनों को तलाश कर रहे हैं। उसने अपने आदमियों को कह दिया है कि वो उन्हें हलाक करने की बजाय बेहोश करके धोबी घाट वाले अड्डे में ले जाकर जंजीरों से जकड़ दें, क्योंकि शरफू अपने हाथों से अपने भाई की मौत का इंतकाम उन दोनों से लेना चाहता था। मैं चूंकि शरफू की फितरत से वाकिफ था इसलिए मैंने कोई एतराज़ न किया। फिर अचानक मुझे शरफू की कॉल मिली, लेकिन मैंने पहचान लिया कि यह शरफू नहीं बोल रहा। मैंने वॉइस चेकिंग करने वाली मशीन ऑन कर दी तो ये बात कन्फर्म हो गई कि बोलने वाला शरफू नहीं है। अलबत्ता कॉल धोबी घाट वाले अड्डे से ही हो रही थी। मैंने उस आदमी को कह दिया कि मैं खुद आ रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि धोबी घाट वाले अड्डे में मैंने खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। चुनाचे मैंने ऑपरेशन रूम में जाकर जब वहाँ की चेकिंग की तो स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ गया। शरफू जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर इंतहाई बेदर्दी से कोड़े बरसाए गए थे और वह हलाक हो चुका था। उसके साथी भी हलाक हो चुके थे और वहाँ वही दोनों टाइगर और जवाना सही सलामत मौजूद थे। वो मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि मुझे पकड़कर हलाक कर सके, जिस पर मैंने टोनी को हुक्म दे दिया कि धोबी घाट वाले अड्डे को मिसाइलों से उड़ा दिया जाए। और अभी उसकी रिपोर्ट मिली है कि उसने हुक्म की तामील कर दी है और चूंकि वहाँ असले का स्टोर भी था इसलिए वहाँ ऐसी खौफनाक तबाही हुई है कि वहाँ लाशों के भी पुर्जे उड़ गए हैं। उस्ताद कालू ने पूरी तफसील बताते हुए कहा तो मारिया ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। आपने मेरे दिल में यह बताकर ठंडक डाल दिया कि आपने फौरी तौर पर शरफू की मौत का इंतकाम ले लिया है। मारिया ने कहा, मुझे मालूम है मारिया कि तुम शरफू को पसंद करती हो और तुम उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारे पेशे में मौत और ज़िंदगी हमेशा साथ साथ रहते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा अफसोस मत करना, उस्ताद कालू ने कहा। मुझे वाकई शरफू की मौत का सुनकर अफसोस हुआ डैडी, लेकिन मैंने शरफू से शादी का कभी सोचा भी ना था। शरफू सिर्फ मेरा दोस्त था और बस, जबकि मैं तो उससे शादी करूंगी जो बुलंद जहनी सतह का हो मेरी तरह, इसलिए आप बेफिक्र रहें, मारिया ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो उस्ताद कालू बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि यह डायरेक्ट फ़ोन था। इस फ़ोन का नंबर सिर्फ बैरून मुल्क उसके खास आदमियों को ही मालूम था, इसलिए इस फ़ोन की घंटी बजने का मतलब था कि कॉल बैरून मुल्क से की जा रही है। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। देसी बोल रहा हूँ उस्ताद कालू, क्रीमिया से। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी तो उस्ताद कालू बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि डेसी मुनशियात की स्मगलिंग में मुलविस एक बड़ी तंजीम का हेड था और उसका पाक एशिया में भी मुनशियात के स्मगलिंग का एक नेटवर्क मौजूद था। डेसी, तुम क्या बात है, बड़े अरसे बाद कॉल किया है, उस्ताद कालू ने बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, क्योंकि उसके और डेसी के दरमियान खासे बेतकल्लुफाना ताल्लुकात थे। इसके साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। मुझे मालूम है कि ब्लैक मास्क ने पाक एशिया में काम बंद कर दिया, हालांकि तुम उसके नेटवर्क के यहाँ के अमली इंचार्ज हो और तुम्हारी सलाहियतों के बारे में मुझे भी मालूम है। दूसरी तरफ से डेसी ने कहा, हाँ, यहाँ दरअसल एक तंजीम है स्नेक किलर्स, उसने हमारे खिलाफ काम शुरू कर दिया है और सुने कि इस तंजीम के पीछे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का हाथ है। और ब्लैक मास्क के यहाँ के नुमाइंदे आर्थर ने हमाकत की कि उस तंजीम के 2 सरगनों पर कातिलाना हमला कराया। वो तो बच गए, अलबत्ता सीक्रेट सर्विस आर्थर के पीछे लग गई और फिर चीफ आर्थर को रॉबर्ट के हाथों हलाक करा दिया गया ताकि उस आर्थर की वजह से ये लोग चीफ तक ना पहुंच सकें। और इसके साथ ही चीफ ने काम भी बंद करा दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों सरगनों को मैं हलाक करा चुका हूँ।
इसलिए अब जब मैं चीफ को इसकी इतला दूंगा तो ये काम दोबारा शुरू हो जाएगा। उस्ताद कालू ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। सुनो, उसे अभी इतला ना देना, डेसी ने कहा तो कालू बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्यों, क्या मतलब, क्यों ना दूं, क्या कोई खास वजह? उस्ताद कालू ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो, ब्लैक मास्क ने बहादुरिस्तान खसूसी असले की खसूसी सप्लाई भिजवानी है। उसने कोशिश की है कि पाकिस्तान के बजाय काफरिस्तान से ये सप्लाई भिजवा दे, लेकिन काफरिस्तान में भी ब्लैक मास्क का नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए अब ब्लैक मास्क ने मेरी खिदमत हासिल की हैं कि मैं अपने नेटवर्क के ज़रिए ये सप्लाई काफरिस्तान पहुंचा दूं, और मैंने ये काम ले लिया है। अब अगर तुमने उसे इतला दे दी तो फिर वह मुझसे ये मिशन वापस ले लेगा और मैं भारी मुआवजे से महरूम हो जाऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि अभी इतला ना दो, जब ये सप्लाई काफरिस्तान पहुंच जाए तब देना, डेसी ने कहा। लेकिन डेसी, इस तरह हमें क्या मिलेगा? वैसे भी हम अब हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं, इसीलिए तो मैंने उन दोनों का खात्मा कराया था ताकि काम दोबारा शुरू हो सके, उस्ताद कालू ने कहा। तुम्हें उससे ज़्यादा मिलेगा जितना ब्लैक मास्क भेज दिया। मैंने तुम्हें फ़ोन भी इसलिए किया था। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया कि खतरे वाले लोग ख़त्म हो गए, वरना मैं तो उनकी ज़िंदगी में भी खतरा मोल लेने पर तैयार था। बहरहाल अब तो वैसे भी कोई खतरा नहीं रहा। ये काम अब भी तुम ही करोगे, लेकिन काम मेरा होगा, डेसी ने कहा। मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारा यहाँ अपना भी तो नेटवर्क है, तुम उससे काम क्यों नहीं लेते? उस्ताद कालू ने कहा। मैंने सारी सूरत हाल को अच्छी तरह चेक किया है। असले और मनुष्यात की सप्लाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंच जाऊं कि मेरा नेटवर्क उस पर इस अंदाज में कामयाबी से काम नहीं कर सकता जिस तरह तुम काम करते हो, डेसी ने कहा। यह बात तो है। बहरहाल ठीक है, अगर तुम्हें कोई फ़ायदा होता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कालू ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर तैयार रहना, मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और फिर काम आगे बढ़ाएंगे, डेसी ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, उस्ताद कालू ने कहा, और दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज सुनकर उसने रिसीवर रख दिया। यह खसूसी सप्लाई किस असलहे की होगी डैडी? मारिया ने कहा। क्योंकि कालू ने मारिया की वजह से ही लाउडर का बटन ऑन कर दिया था, इसलिए मारिया डेसी और कालू के दरमियान होने वाली तमाम बात सुन रही थी। वो डेसी को भी अच्छी तरह जानती थी और डेसी भी उससे वाकिफ था, और चूंकि सारे अमली काम मारिया ही करती थी, इसलिए मारिया ने पूछा, जैसी भी होगी बहरहाल हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कालू ने जवाब दिया। तो मारिया ने इस बात में सारी ला दिया। जोसेफ राना हाउस में अपने मखसूस कमरे में मौजूद था कि अचानक कमरे में तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो जोसेफ बेख्तियार उछल पड़ा। वो उठकर अपने कमरे से निकला और तेजी से दौड़ता हुआ राना हाउस के ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। तेज सीटी की आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानता था कि यह आवाज़ स्पेशल कॉशन की है और स्पेशल कॉशंस जुमाना के पास था। जोसेफ ने उसे यह स्पेशल कॉशंस इसलिए दिया था कि अगर कभी उसे जोसेफ की मदद की ज़रूरत पड़ जाए और वह इस पोजीशन में हो कि उसे कॉल भी ना कर सकता हो तो वह स्पेशल कॉशंस का बटन ऑन कर दे। जोसेफ को न सिर्फ इतला मिल जाएगी बल्कि स्पेशल कॉशंस की रिसीविंग मशीन में मौजूद दारुल हुकूमत के नक्शे की मदद से वो स्पॉट को भी चेक कर लेगा जहां जवाना मौजूद होगा। यही वजह थी कि सीटी की मखसूस आवाज़ सुनकर वह समझ गया था कि जवाना को उसकी मदद की ज़रूरत पेश आ गई है। ऑपरेशन रूम में दाखिल होकर वह दीवार के साथ खड़ी एक कद आदम मशीन की तरफ बढ़ा जिस पर सुरख रंग का एक बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसके कई बटन प्रेस किए तो जलता बुझता बल्ब बंद हो गया। अलबत्ता मशीन की स्क्रीन पर एक नक्शा उभर आया जिस पर एक जगह सुरख रंग का नुक्ता तेजी से जल बुझ रहा था। यह नुक्ता उस जगह की निशानदेही कर रहा था जहां जवाना मौजूद था। जोसेफ ने गौर से इस जगह को देखना शुरू कर दिया। टागोरा का मगरबी हिस्सा, धोबी घाट के करीब। जोसेफ ने गौर से स्क्रीन पर मौजूद तफसीली नक्शे को देखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने मशीन को ऑफ किया और फिर उसने राना हाउस के खुदकार हिफाजती निज़ाम को ऑन कर दिया। चंद लम्हों बाद उसकी कार राना हाउस से निकलकर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से टागोरा इलाके की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसने सोचा था कि वो इमरान को इतला देकर जाए, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया कि जवाना बगैर किसी शदीद तरीन खतरे के उसे कौशन नहीं दे सकता था और इमरान को इतला देने में वक्त लग सकता है। इसलिए उसने राना हाउस का खुदकार निज़ाम ऑन किया और फिर टागोरा इलाके की तरफ रवाना हो गया। और फिर तकरीबन आधे घंटे की खासी तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के बाद वो टागोरा इलाके में दाखिल हो चुका था। वह चूंकि पहले भी कई बार इस इलाके में आ चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि धोबी घाट किस इलाके में वाक़ है। यह धोबी घाट किसी ज़माने में बाकायदा आबाद था क्योंकि यहाँ से एक बड़ी नहर गुजरती थी जिसके पानी से धोबी कपड़े धोते थे, लेकिन फिर नहर बंद हो गई तो इसके साथ ही धोबी घाट भी ख़त्म हो गया। लेकिन इस इलाके का नाम धोबी घाट ही रह गया और ये इलाका चूंकि टागोरा के आबाद इलाके से काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ बाकायदा आबादी ना थी। अलबत्ता इक्का दुक्का मकानात वगैरह बने हुए थे। स्क्रीन पर उसने इस जगह को खास तौर पर चेक किया था जहाँ नुक्ता जल बुझ रहा था, इसलिए उसे यकीन था कि वो स्पॉट पर बगैर किसी से कुछ पूछे पहुंच जाएगा जहां जवाना मौजूद है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो उस जगह पहुंचा तो बेख्तियार उछल पड़ा क्योंकि वहां एक काफ़ी बड़े मकान का मलबा मौजूद था और ये मलबा काफ़ी वसी इलाके में फैला हुआ था। इसमें से अभी तक धुआं निकल रहा था। जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से इस मलबे के करीब कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तकरीबन दौड़ता हुआ इस मलबे की तरफ बढ़ गया।
उसकी छठी हिस्स ने उसे बता दिया था कि जवाना यकीनन इस मलबे के नीचे दब चुका है, लेकिन कहाँ है ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी। वो इधर उधर मलबे को हाथों से हटाकर चेक कर रहा था कि अचानक एक जगह उसे एक आदमी की लात दिखाई दी। उसने तेजी से वहां से मलबा हटाना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़ा कि यह टाइगर था जो मलबे में दबा हुआ था। उसने टाइगर को बाहर निकाला, फिर उसकी नाक और मुंह में भरी हुई मिट्टी को उंगलियों की मदद से निकाला तो टाइगर का सांस बहाल होना शुरू हो गया। उसने जल्दी से उसके सीने पर मखसूस अंदाज में मालिश शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद जब टाइगर का सांस बहाल हो गया तो वो तेजी से उठा। उसने इधर उधर का मलबा हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइगर की यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि जवाना भी यहीं कहीं करीब ही मौजूद होगा। उस जगह जहाँ टाइगर दबा हुआ था मलबा काफ़ी कम था, जबकि उससे कुछ फासले पर मलबे का एक ऊंचा ढेर था। और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने जवाना को भी ढूंढ निकाला। वो टाइगर से कुछ फासले पर एक सतून के नीचे दबा हुआ था। उसके जिस्म पर मलबे का ढेर मौजूद था। उसने जवाना की नाक और मुंह से भी मिट्टी निकाली। फिर उसने जवाना के सीने की भी मखसूस अंदाज में मालिश शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद जवाना का तकरीबन डूबा हुआ दिल भी पूरी रफ्तार से चलने लगा। उसका सांस भी नॉर्मल हो गया तो उसने इसे उठाया और दौड़कर उसने अपनी कार का भी दरवाज़ा खोला और भारी भरकम जवाना को बड़ी मुश्किल से एक लिहाज से घसीट कर उसने दोनों सीटों के दरमियान ठूंस दिया। फिर वो वापस मुड़ा और उसने टाइगर को उठाकर अकबी सीट के ऊपर लिटा दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके वो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। दूसरे लम्हे एक झटके से उसने कार वापस मोड़ दी। उसका चेहरा सोता हुआ था, क्योंकि टाइगर और जवाना दोनों की हालत सांस नॉर्मल हो जाने के बावजूद खतरे से बाहर न हुई थी। वो अब दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ये दोनों जिंदा स्पेशल अस्पताल तक पहुंच जाएं। फिर बगैर किसी रुकावट के वो स्पेशल अस्पताल पहुंच गया। ये इत्तेफाक ही था कि जब उसने कार जाकर अस्पताल के मेन गेट पर रुकी तो उसी लम्हे डॉक्टर सदीकी भी कहीं जाने के लिए बाहर आ रहे थे। वो जोसेफ को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जोसेफ को कार से निकलते देखकर वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गए। डॉक्टर साहब, जवाना और टाइगर शदीद जख्मी हैं। जोसेफ ने डॉक्टर सदीकी को देखते ही चीख कर कहा। ओह, कहाँ हैं ये दोनों? डॉक्टर सदीकी ने तेज लहजे में कहा। कार की अकबी सीट पर। जोसेफ ने कहा तो टाइगर ने फौरन ही अपने स्टाफ को हदायत देना शुरू कर दी और फिर उन दोनों को कार से निकालकर स्ट्रेचरों पर डालकर ऑपरेशन रूम की तरफ ले गए और डॉक्टर सदीकी भी अपने स्टाफ के साथ उनके पीछे चले गए, जबकि जोसेफ ऑपरेशन रूम के बाहर बरामदे में मौजूद बेंच पर बैठ गया। लेकिन उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात थे, क्योंकि उसे यकीन था कि अब ये दोनों बच जाएंगे। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर सदीकी बाहर आए तो जोसेफ उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जोसेफ ने कहा। अल्लाह ताला का शुक्र है दोनों की हालत खतरे से बाहर है। वैसे अगर उन्हें यहाँ आने में मजीद कुछ देर हो जाती तो मामला इंतहाई सीरियस भी हो सकता था, डॉक्टर सदीकी ने कहा। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जोसेफ ने कहा। अभी नहीं, कम अज़ कम 1 घंटे बाद, डॉक्टर सदीकी ने कहा। ठीक है, मैं 1 घंटा आपके ऑफिस में बैठकर गुजार लेता हूँ। आप शायद कहीं जा रहे हैं? जोसेफ ने कहा। हाँ, लेकिन अब नहीं। आप मेरी वजह से मत रुकें डॉक्टर साहब। अब मुझे इत्मीनान हो गया, इसलिए अब मैं इत्मीनान से 1 घंटा गुजार लूँगा। लेकिन ये दोनों जख्मी कैसे हुए? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इनके जिस्म में फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन इनके पूरे जिस्म इस तरह जख्मी है जैसे इन्हें पत्थर मारे गए हों, डॉक्टर सदीकी ने कहा। ये एक मकान में मौजूद थे कि उस मकान को बमों से उड़ा दिया गया और ये मलबे में दब गए। वैसे ये असल इमारत से बाहर थे, वरना शायद ये किसी सूरत भी जिंदा न बच सकते, जोसेफ ने अंदाज़ा लगाकर जवाब देते हुए कहा। अल्लाह ताला का करम हो गया है। क्या चीफ साहब को इतला दे दी गई है? डॉक्टर सदीकी ने ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा। नहीं, ये स्नेक किलर्स के मिशन में जख्मी हुए हैं। मैं बॉस इमरान को इतला दे दूंगा, फिर वो खुद ही चीफ को बता देंगे, जोसेफ ने कहा। तो ये वही सिलसिला जिसमें पहले भी ये शदीद जख्मी हुए थे, कार पर बम मारा गया था, डॉक्टर सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, वही सिलसिला है। बहरहाल ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही रहता है, जोसेफ ने कहा। और डॉक्टर सदीकी ने इस बात में सर हिलाया और फिर चपरासी को बुलाकर उन्होंने जोसेफ के लिए जूस लाने का ऑर्डर दिया और फिर जोसेफ से माजरत करके वो दफ्तर से बाहर चले गए। अलबत्ता वो स्टाफ को हदायत दे गए थे कि 1 घंटे बाद जोसेफ को जवाना और टाइगर के पास पहुंचा दिया जाए। जोसेफ ने उनके जाने के बाद फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसे इमरान बता चुका था कि ब्लैक ज़ीरो किसी मिशन पर मुल्क से बाहर गया हुआ है, इसलिए उसकी वापसी तक वह दानिश मंजिल में ही रहेगा। इसलिए उसने डॉक्टर सदीकी के सामने फ़ोन ना किया था और अब डॉक्टर सदीकी के जाने के बाद उसने दानिश मंजिल के नंबर प्रेस किए। X2 दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, स्पेशल अस्पताल से, जोसेफ ने कहा। क्या मतलब? क्या बराना हाउस का नाम तब्दील कर दिया तुमने? इस बार दूसरी तरफ से इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। नहीं बॉस, राना हाउस तो राना हाउस ही है। मैं वाकई स्पेशल अस्पताल से कॉल कर रहा हूँ। जवाना और टाइगर दोनों शदीद जख्मी हो गए थे, इसलिए उन्हें मैं बराह रास्त यहाँ ले आया। अब उनकी हालत खतरे से बाहर हुई है, तो मैं आपको इतला दे रहा हूँ, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। कैसे जख्मी हुए हैं दोनों? इमरान का लहजा सर्द हो गया था। जोसेफ ने स्पेशल कॉशन की कॉल मिलने से कार लेकर टागोरा के धोबी घाट के इलाके में जाने
और वहाँ उन दोनों के मलबे में दबे होने से लेकर उन्हें यहाँ तक के ले आने की पूरी तफसील बता दी। इसका मतलब है कि ये दोनों तरक्की माकूस कर रहे हैं, यानी आगे की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं, कि अभी आम से बदमाशों के हाथों इस हालत में पहुंचने लग गए हैं। पहले तो चूंकि कार पर अचानक हमला हुआ था इसलिए मैंने इसका नोटिस नहीं लिया था, लेकिन अब जो सूरत हाल तुमने बताई है इसका मतलब है कि इनकी गफलत की वजह से उन बदमाशों को उस मकान पर बम मारने का मौका मिल गया है जिसमें ये दोनों मौजूद थे, और ये इंतहाई गफलत और नाकारा कारकर्दगी है। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द हो गया। यस बॉस, मैं भी यही सोच रहा था, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। तुम इनसे मिलकर तफसील हासिल करो और फिर मुझे रिपोर्ट दो। अगर इन्होंने वाकई गफलत की है तो इन्हें इसकी इंतहाई सख्त सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ से इमरान ने गुराते हुए लहजे में कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो जोसेफ ने रिसीवर रख दिया। वो वाकई खुद भी इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये सब कुछ टाइगर और जवाना की गफलत की वजह से हुआ है, इसलिए उसने इमरान की बात की तस्दीक कर दी थी। और फिर 1 घंटे बाद एक डॉक्टर उसे अपने साथ स्पेशल रूम में ले गया जहां जवाना और टाइगर बेड्स पर लेटे हुए थे। जोसेफ, तुम, इसका मतलब है कि तुम हमें यहाँ अस्पताल ले आओ? जवाना और टाइगर ने जोसेफ को देखकर कहा। हाँ, मुझे तुम्हारा स्पेशल कॉशन मिल गया था, जोसेफ ने बेड्स के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और फिर उसने कॉशन मिलने से लेकर उन्हें यहाँ तक पहुँचाने की पूरी तफसील बता दी। तुम्हारा शुक्रिया जोसेफ, वरना हम वही मलबे में ही दबे दबे हलाक हो जाते, टाइगर ने कहा। लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था, मुझे तफसील तो बताओ, जोसेफ ने कहा। तो टाइगर ने उसे सारी तफसील बता दी। हम वहाँ कार के बैरूनी हिस्से में कालू के इंतजार में छुपे हुए थे कि अचानक 3 अतराफ से मिसाइल फायर हुए और हम संभल ही ना सके, टाइगर ने कहा। बस मुझे इतना याद है कि मिसाइल फायर होते ही मैंने कलाई में मौजूद स्पेशल कॉशन का बटन प्रेस किया था। इसके बाद क्या हुआ इसका मुझे इल्म नहीं हो सका, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि बॉस की बात दुरुस्त है, तुम दोनों ने वाकई गफलत से काम लिया है, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। बॉस का ख्याल, क्या मतलब? दोनों ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। तो जोसेफ ने इमरान को इतला देने और उसके जवाब के बारे में तफसील बता दी। हमारे दरअसल वहम गुमान में भी ना था कि कालू खुद आने की बजाय इस तरह की वारदात करेगा, वरना हम शायद इतनी आसानी से मार ना खाते, टाइगर ने कहा। मास्टर की बात दुरुस्त है टाइगर, वाकई हमसे हमाकत हुई है। असल में तुमने शरफू के लहजे में बात की है, इससे ये सारी बात सामने आई है। शरफू उस कालू का खास आदमी था, इसलिए वो लाजमन ये बात समझ गया होगा कि शरफू की बजाय कोई और बोल रहा है। हमें इस पॉइंट को सामने रखकर काम करना चाहिए था, जवाना ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, बस ख्याल नहीं है इस बात का, वरना हम उस मकान से बाहर रहकर भी उस कालू को चेक कर सकते थे, टाइगर ने भी तवील सांस लेते हुए कहा। मास्टर से मेरी बात कराओ जोसेफ, मैं एतराफ़ करने के लिए तैयार हूँ, और मास्टर जो सज़ा देना चाहे मैं उसे भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, जवाना ने कहा। बॉस को यकीनन इसी बात पर गुस्सा होगा कि तुम आम से बदमाशों और गुंडों के हाथों 2 बार अस्पताल पहुंच चुके हो। बहरहाल मैं खुद बॉस से बात कर लूंगा, लेकिन अब आइंदा तुमसे कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, जोसेफ ने कहा। मैं मास्टर से माजरत कर लूंगा कि यह काम वाकई मेरे पास का नहीं है, जवाना ने कहा। तो जोसेफ बेख्तियार चौंक पड़ा। इसका मतलब है कि तुम वाकई मरना चाहते हो, जोसेफ ने कहा। तो जवाना के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है जवाना, और ये बात तुमने मेरे सामने कर दिया, लेकिन अगर ये बात तुम बॉस के सामने करोगे तो बॉस अपने हाथों से तुम्हें गोली मार देगा। मायूस और नाकाम लोगों से उसे जिस कदर नफरत है उतनी शायद उसे किसी से भी ना हो, और वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मायूस और नाकाम आदमी जिंदा रह जाए, जोसेफ ने सर्द लहजे में कहा। तो जवाना ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुझे वाकई इसका ख्याल आया था, लेकिन अब मास्टर जो नाराज़ है उसका क्या किया जाए, जवाना ने कहा। तुमने मेरे सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया है, और ये बात मेरे नज़दीक आदमी की अजमत की दलील है कि वो अपनी गलती का कोई जवाब बनाने की बजाय उसका एतराफ़ कर ले, और मैं ये बात जब बॉस को बताऊंगा तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। लेकिन ये बता दूं कि बॉस बार बार गलतियां माफ़ करने का आदी नहीं है, जोसेफ ने कहा और उठ खड़ा हुआ। बैठो जोसेफ, 1 मिनट बैठो, जवाना ने कहा। तो जोसेफ दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है, जोसेफ ने कहा। तुमने ये केस मुझे दिया था ये कहकर के टागोरा के इलाके की सफाई की जाए। शरफू और कालू जो वहाँ के हेड्स हैं, उनमें से शरफू तो मारा जा चुका है, जबकि कालू बाकी रह गया है। अगर मैं उस कालू को ट्रेस करके उसका खात्मा कर दूं तो क्या ये इलाका साफ हो जाएगा, या मुझे वहाँ के हर क्लब और हर होटल और हर अड्डे में घुसकर गुंडों और बदमाशों का खात्मा करना पड़ेगा, जवाना ने कहा। तो जोसेफ बेख्तियार मुस्कुरा दिया। टागोरा में गंदगी फैलाने वालों का सरगना उस्ताद कालू है, और टागोरा में जितने भी अड्डे और जितने भी लोग हैं वो सब उस्ताद कालू की सरपरस्ती में काम करते हैं, और हो सकता है कि उस्ताद कालू मुनशियात और असले की स्मगलिंग के किसी नेटवर्क का भी सरगना हो। इसलिए तुमने कालू को उस वक्त ख़त्म करना है जब उससे इस बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल कर लो। कालू के खात्मे के बाद बॉस की मालूमात चीफ तक पहुंचा देगा, और चीफ पुलिस के आला हुकाम को हुक्म देगा कि उन अड्डों को ख़त्म किया जाए, और अड्डे ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह टागोरा साफ हो जाएगा और वहाँ के शरीफ लोग इत्मीनान का सांस ले सकेंगे, जोसेफ ने कहा। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं अकेला ये काम कर लूँगा, जवाना ने कहा। नहीं, जो कुछ तुमने बताया उससे ज़ाहिर होता है कि कालू सामने नहीं आता बल्कि खुफिया रहता है, इसलिए तुम्हारी निस्बत टाइगर उसे ज़्यादा आसानी से तलाश कर सकते हैं।
जब ये तलाश कर ले तो फिर तुमने उसको पकड़ना है, जोसेफ ने बाकायदा हदायत देते हुए कहा, और जवाना ने इस बात में सारी ला दिया। वैसे जोसेफ, मैं काफ़ी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है कि तुम जो सिवाय विच डॉक्टरों, जंगल जानवरों और देवताओं के अलावा कोई बात ही नहीं करते, कैसे इतनी अक्लमंदाना बातें करते हो। अब तुमने जिस अंदाज में जवाना से बात की, ये अंदाज बिल्कुल इमरान साहब जैसा है, टाइगर ने कहा तो जोसेफ बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं तो बॉस का गुलाम हूँ और आकाओं का असर गुलामों में आ ही जाता है। जोसेफ ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं खुद बाज़ औक़ात इसकी बातें सुनकर पागल हो जाता हूँ और मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये कोई और जोसेफ हो, इसकी तो जून ही बदल जाती है। जवाना ने कहा, मुझे विच डॉक्टर शाशान ने एक बार बताया था कि कौवा अगर उकाबों के साथ परवरिश पाए तो उस कौवे में भी उकाबों जैसी खुसूसियात पैदा हो जाती हैं, और मैं वही कौवा हूँ जो बॉस जैसे उकाब के साथ रहता हूँ। जवाना ने कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर आ गया।